कहानी की शुरुआत में हमें अमेरिका का एक छोटा सा शहर डेरी दिखता है जो बाहर से एकदम शांत और नॉर्मल लग रहा था, लेकिन इस शांति के पीछे एक भयंकर सच छुपा है। ये शहर एक श्राप के ऊपर खड़ा था जहाँ एक प्राचीन शैतान सोया हुआ है जो सदियों से इस शहर को अपनी परछाई में कैद करके रखा है। और इस शहर का सबसे डरावना नियम ये है कि हर 27 साल बाद उस शैतान की नींद खुल जाती है और जब वो शैतान जागता है तो उसे भूख लगती है और उसकी ये भूख किसी इंसान के मांस या मछली से नहीं बल्कि मासूम बच्चों के डर से मिटती है। जब तक उसका पेट नहीं भरता तब तक शहर की नालियां खून से लाल रहती हैं और दीवारों पर बच्चों के गायब होने के पोस्टर बढ़ते रहते हैं। और बदकिस्मती से आज 27 साल पूरे हो गए हैं। वो भयंकर शैतान जाग चुका है और उसका पहला शिकार एक छोटा मासूम बच्चा होने वाला है। इस गहराते खतरे के बीच हम धीरे धीरे अक्टूबर 1988 के महीने में पहुंच जाते हैं जहां पूरे डेरी शहर में मूसलाधार बारिश हो रही थी। ऐसी बारिश जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब हमें एक घर के अंदर का सीन दिखता है जहाँ बिल नाम का एक लड़का अपने कमरे में बीमार पड़ा है। वो अपने छोटे भाई जॉर्जी के लिए एक कागज की नाव बना रहा है। बिल अपने भाई से बहुत प्यार करता है, इसलिए वो नाव के ऊपर मोम या वैक्स लगा देता है ताकि वो पानी में भीगकर खराब न हो जाए। जॉर्जी बहुत खुश होकर नाव लेता है और बिल को गले लगा लेता है। फिर वो रेनकोट पहनकर इसी बारिश में खेलने के लिए बाहर निकल जाता है। बिल उसे संभल कर जाने को कहता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यही इन दोनों भाइयों की आखिरी मुलाकात होने वाली है। जॉर्जी बाहर आता है और अपनी नाव को रास्ते के किनारे बहते पानी में छोड़ देता है। पानी का बहाव बहुत तेज था, इसलिए नाव बहुत तेजी से बहने लगती है और छोटा जॉर्जी उस नाव के पीछे पीछे दौड़ने लगता है। वो बहुत खुश था, लेकिन तभी उसका सिर रास्ते में लगे एक बैरिकेड से टकरा जाता है और बच्चा वहीं गिर पड़ता है। इससे पहले कि वो खुद को संभाल पाता, उसकी नाव बहकर रास्ते के किनारे बनी एक अंधेरी गटर के अंदर गिर जाती है। जॉर्जी घबराकर गटर के पास पहुंचता है और घुटनों के बल बैठकर उस गड्ढे के अंदर झांकता है। अंदर एकदम घुप अंधेरा था। तभी उस अंधेरे के बीच जॉर्जी को दो चमकती हुई पीली आंखें दिखती हैं। जॉर्जी डरकर पीछे हट जाता है और तभी रोशनी में एक चेहरा उभरता है, सफेद रंग पुता हुआ चेहरा, लाल बाल और एक अजीब डरावनी मुस्कान। वो जोकर जॉर्जी को देखकर बहुत प्यार भरी आवाज में कहता है, तुम्हें क्या नाव चाहिए? जॉर्जी थोड़ा हिचकिचाता है। वो कहता है कि मुझे अजनबियों से बात करने से मना किया गया है। तभी जोकर अपनी चाल चलता है। वो कहता है, मैं पेनीवाइज नाचने वाला जोकर हूँ। लो, अब हम एक दूसरे को जान गए। उसकी आवाज में एक अजीब सा सम्मोहन था। वो जॉर्जी को फंसाने के लिए पॉपकॉर्न और चॉकलेट कैंडी का लालच देता है और सर्कस की कहानियां भी सुनाता है। जॉर्जी को लगता है कि यह शायद सिर्फ एक नाचने वाला जोकर है जो इस गटर में फंस गया है। इसे कोई खतरा नहीं होगा। अब बातों में उलझाकर वो पेनीवाइज उसे नाव दिखाता है और कहता है, ये रही तुम्हारी नाव, इसे ले लो। जॉर्जी उस नाव को लेने के लिए अपना हाथ धीरे धीरे गटर के अंदर डालता है। जैसे ही वो नाव को छूने ही वाला होता है तभी पेनीवाइज का चेहरा बदल जाता है। उसकी मुस्कान गायब हो जाती है और अगले ही पल वो अपना जबड़ा खोल देता है और एक जंगली जानवर की तरह जॉर्जी का दायां हाथ चबाकर खा जाता है। जॉर्जी दर्द से चिल्ला उठता है। वो खून से लथपथ होकर रास्ते पर रेंगने की कोशिश करता है और मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन बारिश के शोर में उसकी आवाज दब जाती है। इससे पहले कि वो भाग पाता, गटर के अंदर से एक लंबा हाथ बाहर आता है और जॉर्जी का पैर पकड़कर उसे खींचकर अंधेरे के अंदर ले जाता है। रास्ते पर अब कोई नहीं है, सिर्फ बारिश का पानी है जो खून से लाल हो चुका है। समय धीरे धीरे बीतता है और जॉर्जी की मौत को 1 साल पूरा हो जाता है, लेकिन डेरी शहर का आसमान अभी भी वैसा ही भारी और बेचैन बना हुआ है। इस बदलती हुई दुनिया में हमें माइक नाम का एक लड़का दिखता है। माइक अपने दादाजी के साथ एक कसाई खाने में काम सीख रहा है। उसे एक भेड़ को मारने के लिए बोल्ट गन दी जाती है, लेकिन माइक का मन गवाही नहीं देता। वो किसी भी तरह ट्रिगर नहीं दबा पाता। उसके दादाजी उसे डांटते हुए कहते हैं, तुम्हें सख्त होना होगा माइक, वरना ये दुनिया तुम्हें खा जाएगी। लेकिन माइक को ये हिंसा बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसे अंदाजा भी नहीं था कि यही बोल्ट गन फ्यूचर में उसकी जान बचाने वाली है। दूसरी तरफ डेरी शहर के स्कूल में गर्मियों की छुट्टियों का घंटा बज चुका है। स्कूल से 4 बहुत अच्छे दोस्त बाहर निकलते हैं जिनके नाम बिल, रिची, एडी और स्टैन है। यही वो ग्रुप था जिसे आगे चलकर लूजर्स क्लब कहा जाएगा। यहाँ बाकी सभी बच्चे बहुत खुश थे, लेकिन गेट के पास का माहौल काफी दुखद था क्योंकि वहाँ पुलिस खड़ी थी। एक माँ रोते रोते लोगों से अपनी बेटी के बारे में पूछ रही थी जो काफी दिनों से लापता थी। उन चारों दोस्तों को एहसास होता है कि इस शहर में अब वो शैतान शिकार करने निकल चुका है। वहीं हमें एक नया लड़का बेन दिखता है जो काफी मोटा था। वो स्कूल में नया आया है, इसलिए उसका कोई दोस्त भी नहीं है। तभी उसकी मुलाकात बेवर्ली से होती है। बेवर्ली स्कूल की सबसे सुंदर लड़की थी, लेकिन लोग उसके बारे में बहुत सी गलत अफवाहें फैलाते थे। सिर्फ बेवर्ली ही थी जिसने बेन से अच्छे से बात की और पहली ही मुलाकात में बेन के मन में उसके लिए एक पसंद पैदा हो जाती है। अब शाम के वक्त बिल अपने घर लौटता है। 1 साल बीत चुका है, लेकिन आज भी वो ये मानने को तैयार नहीं था कि उसका छोटा भाई जॉर्जी मर चुका है। वो गैरेज में जाकर अपने पापा को इस शहर के ड्रेनेज सिस्टम का एक मॉडल दिखाता है। बिल बड़ी उम्मीद के साथ कहता है, डैड, जॉर्जी का रेनकोट यही मिला था, हो सकता है वो बहकर बैरन्स तक पहुंच गया हो, हमें उसे ढूंढना चाहिए। ये सुनकर उसके पिता के सब्र का बांध टूट जाता है। वो गुस्से में बिल को झकझोरते हुए चिल्लाकर कहते हैं, बिल, हकीकत में वापस आओ, जॉर्जी बहुत पहले मर चुका है, वो अब कभी वापस नहीं आएगा। बिल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसके पिता वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन बिल की हिम्मत नहीं टूटती। वो मन ही मन फैसला करता है कि वो खुद अपने दोस्तों के साथ बैरन्स जाकर सच का पता लगाएगा। कहानी आगे बढ़ती है और हम माइक को देखते हैं जो अपनी साइकिल पर मीट की डिलीवरी देने एक दुकान पर पहुंचा है। दुकान के पास वाली ये गली एकदम सुनसान थी। जैसे ही माइक अपनी साइकिल से मीट का पैकेट निकालने लगता है तभी दुकान के दरवाजे की दरारों से कई सारे जले हुए काले हाथ बाहर निकलने लगते हैं। दरवाजे के चारों तरफ से काला धुआं बाहर आने लगता है और उसे अंदर से किसी के तड़पने की आवाजें सुनाई देती हैं। ये आवाजें
आंखें उसके मर चुके माता पिता की थी। असल में ये जोकर कोई साधारण शैतान नहीं है, वो बच्चों का मन पढ़ सकता है। माइक का सबसे बड़ा डर वो आग थी जिसमें कुछ साल पहले उसके माता पिता जलकर मर गए थे, और वो पेनीवाइज ठीक उसी डर का फायदा उठा रहा है। वो उसे वही दिखा रहा है जिससे माइक सबसे ज्यादा डरता था। माइक हिम्मत करके आगे बढ़ता है, लेकिन जैसे ही वो पास पहुंचता है सब कुछ गायब हो जाता है। दरवाजा खुलता है और अंदर के अंधेरे में उसे फिर से वही दो चमकती हुई पीली आंखें दिखाई देती हैं। वो शैतान जोकर उसे अंधेरे से एकटक घूर रहा है। माइक कुछ समझ पाता इससे पहले ही अचानक एक जोर का हॉर्न बजता है। शहर का बदमाश लड़का हेनरी और उसकी गैंग यहाँ आ जाते हैं। वे माइक को डराते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद दुकान का मालिक बाहर आता है। वहाँ न तो कोई आग थी और न ही कोई हाथ। माइक समझ जाता है कि यह उसका पुराना डर था जो सच बनकर उसके दिमाग में वापस आया है, और शायद ये वही शैतान हो सकता है जो इस शहर में 27 साल बाद लौटा है। इसलिए ये शहर अब सुरक्षित नहीं है। तो कहानी अब हमें स्टैन से मिलवाती है। वह एक यहूदी परिवार का लड़का था जो अपने बार मिज्वा प्रोग्राम की तैयारी कर रहा है। वह एक पुरानी किताब वापस रखने के लिए ऑफिस जाता है। वो कमरा एकदम शांत था और वहाँ दीवारों पर कई अजीब पेंटिंग्स टंगी थी, लेकिन एक पेंटिंग देखकर स्टैन सबसे ज्यादा डर जाता है। उसमें बांसुरी बजाती हुई एक औरत थी। उस औरत का चेहरा टेढ़ा मेढ़ा था और आंखें एकदम खाली थी, जैसे वो स्टैन की रूह के अंदर झांक रही हो। स्टैन डर के मारे उस पेंटिंग की तरफ देखना भी नहीं चाहता। वो जल्दी से किताब रखकर वहाँ से जा ही रहा था कि तभी पीछे कुछ गिरने की जोर से आवाज होती है। स्टैन के दिल की धड़कन बढ़ जाती है। वो मुड़कर देखता है तो वही पेंटिंग जमीन पर गिरी पड़ी थी। स्टैन कांपते हाथों से पेंटिंग उठाता है, लेकिन ये क्या, फ्रेम के अंदर का कैनवास बिल्कुल खाली हो चुका है। उस पेंटिंग से वो औरत गायब हो गई है। तभी पीछे से दरवाजा खुलने की आवाज आती है। स्टैन दरवाजे की तरफ मुड़ता है और उसे लगता है कि कमरे में कोई आया है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। ठीक तभी उसके पीछे फिर से एक आहट होती है। अचानक पूरे कमरे की लाइट बंद हो जाती है। घुप अंधेरा छा जाता है और स्टैन की सांसें जैसे रुक सी जाती हैं। जब वो धीरे धीरे पीछे मुड़ता है तो देखता है कि वो बांसुरी वाली औरत अब पेंटिंग में नहीं बल्कि हकीकत में अंधेरे के बीच खड़ी है। उसका चेहरा बहुत बुरी तरह बिगड़ा हुआ था और वो अपने नुकीले दांत दिखाए स्टैन की तरफ देख रही थी। स्टैन डर के मारे चीख पड़ता है और अपनी जान बचाकर वहाँ से भागता है। उसे एहसास हो जाता है कि यह शहर उसके सबसे बुरे डरों को हकीकत बनाने वाला है। अब बारी बेन की थी। वो इस शहर में बिल्कुल नया था और उसका कोई दोस्त नहीं था, इसलिए वो अपना ज्यादातर वक्त लाइब्रेरी में किताबें पढ़कर बिताता था। लेकिन वो कोई कहानी की किताब नहीं बल्कि डैरी शहर का काला इतिहास पढ़ रहा था। पढ़ते पढ़ते उसे ईस्टर एग हंट की एक पुरानी फोटो मिलती है। उस फोटो में सैकड़ों बच्चे थे, लेकिन बेन की नजर एक अजीब चीज पर टिक जाती है। एक पेड़ के ऊपर एक बच्चे का कटा हुआ सिर रखा था। वो पन्ने पलटता है, लेकिन हर पन्ने पर उसे वही डरावनी तस्वीर दिखती है। तभी लाइब्रेरी में सन्नाटा छा जाता है और बेन को हवा में तैरता हुआ एक लाल गुब्बारा दिखता है। वो गुब्बारा धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे जाता है। बेन जैसे किसी सम्मोहन में फंसकर उस गुब्बारे के पीछे पीछे लाइब्रेरी के बेसमेंट में पहुंच जाता है। लेकिन जैसे ही वो सीढ़ियों की तरफ देखता है उसे वहाँ एक जला हुआ सिर और कटा हुआ शरीर दिखता है। वो एक बच्चे का धड़ था जो पूरी तरह जल चुका था। अचानक वो बिना सिर वाला शरीर बेन की तरफ दौड़ने लगता है। बेन की चीख निकल जाती है और वो जान बचाकर उल्टी दिशा में भागता है। भागते भागते अचानक वो किसी से टकरा जाता है, लेकिन वो कोई भूत नहीं बल्कि वहाँ का लाइब्रेरियन था। जब वो दोबारा पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ कोई नहीं था। बेन हांफते हुए लाइब्रेरी से बाहर आता है और उसे समझ आ जाता है कि किताबों में लिखा वो खौफनाक इतिहास अब हकीकत बनकर उसके पीछे पड़ गया है। बेन जैसे ही लाइब्रेरी से निकलता है मुसीबत उसका इंतजार कर रही थी। हेनरी और उसके गुंडे दोस्त उसे घेर लेते हैं। वे बेन को बहुत बुरी तरह मारते हैं और उसे चाकू से चोट पहुंचाने की कोशिश भी करते हैं। बेन अपनी जान बचाने के लिए जख्मी हालत में जंगल की तरफ भागता है और भागते भागते एक बड़े नाले के पास जा गिरता है। वहाँ खुशकिस्मती से बिल और उसके दोस्त पहले से मौजूद थे। वे वहाँ गायब हुए बच्चों का कोई सुराग ढूंढने आए थे। वे देखते हैं कि बेन खून से लथपथ पड़ा है, इसलिए वे बिना वक्त गंवाए उसकी मदद करते हैं और उसे अपनी साइकिल पर बैठाकर वहाँ से सुरक्षित निकाल ले जाते हैं। लेकिन हेनरी का एक दोस्त पैट्रिक बेन को ढूंढते हुए उसी नाले के पास पहुंच जाता है। बाकी सब तो वहाँ से जा चुके थे, लेकिन पैट्रिक को नाले के अंदर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। उसे लगता है कि शायद बेन यहीं कहीं छुपा है। पैट्रिक के हाथ में एक स्प्रे और लाइटर था। उस स्प्रे और लाइटर से आग जलाकर वो अंधेरे के अंदर रास्ता देखते हुए आगे बढ़ता है। अंदर घुप अंधेरा और भयंकर बदबू थी। उसे अंदर से अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं। पैट्रिक अपना लाइटर और स्प्रे जलाता है तो आग की रोशनी में उसे सामने कुछ खौफनाक सड़े गले शैतान दिखते हैं जो उसकी तरफ बढ़ रहे थे। पैट्रिक की रूह कांप उठती है और वह चीखते हुए पीछे मुड़कर बाहर भागने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वह एग्जिट के पास पहुंचता है तभी लोहे की ग्रिल नीचे गिर जाती है और रास्ता बंद हो जाता है। वह वहीं फंस गया था और अंधेरे में उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। ठीक तभी उसके सामने हवा में एक लाल गुब्बारा तैरता हुआ आता है। गुब्बारा फट जाता है और उसके पीछे से वो भयानक जोकर पेनीवाइज अपना विशाल मुंह खोलकर पैट्रिक के ऊपर झपट पड़ता है। पैट्रिक की चीख उस गटर में गूंजती है और फिर हमेशा के लिए खामोश हो जाती है। अब वो इस शहर का अगला मिसिंग केस बन चुका है। एक तरफ अंधेरी गटर में पैट्रिक की चीख हमेशा के लिए शांत हो गई, लेकिन शहर की जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही थी। लोग इस बात से बिल्कुल बेखबर थे कि उनके बीच कितना बड़ा शैतान घूम रहा है। इसी दौरान हमारी मुलाकात एडी से होती है। एडी इस ग्रुप का सबसे डरपोक लड़का था जो हमेशा बीमारियों और कीटाणुओं से डरता रहता है, इसीलिए वो हमेशा अपनी दवाइयाँ और इनहेलर अपने साथ रखता था। एडी अपने घर की तरफ जा रहा था, तभी उसके सामने डैरी शहर का सबसे बदनाम और डरावना घर आता है। ये घर पूरी तरह खंडहर बन चुका था और यहाँ से जैसे कोई अजीब सी बुरी ताकत बाहर निकल रही थी। एडी उस घर को इग्नोर करके तेजी से चलने की कोशिश करता है।
होता है, लेकिन तभी उस घर का पुराना दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुलने लगता है, जैसे कोई एडी को अंदर बुला रहा। एडी डर के मारे अपनी रफ्तार बढ़ा देता है। इसी हड़बड़ाहट में उसके हाथ से दवाइयों की डिब्बी छूटकर जमीन पर गिर जाती है और सारी गोलियां बिखर जाती है। एडी कांपते हाथों से जल्दी जल्दी उन्हें बटोरने लगता है। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ती है। वहाँ एक अजीब, बीमार और सड़ा गला हाथ उसकी तरफ बढ़ता है और एक गोली उठाकर एडी की तरफ बढ़ा देता है। एडी की चीख निकल जाती है और वह वहाँ से पागलों की तरह भागने लगता है। वह उस घर के पीछे वाले रास्ते से दौड़ता है ताकि जल्दी से मेन रोड पर पहुंच सके। भागते भागते वो एक बार पीछे मुड़कर देखता है। खुशकिस्मती से वो शैतान उसके पीछे नहीं था, लेकिन वहाँ हवा में कई सारे लाल गुब्बारे तैर रहे थे। एडी की सांसें जैसे थम सी गईं। तभी वो गुब्बारे धीरे धीरे ऊपर उठे और उनके पीछे वही भयानक जोकर फिर से दिखाई दिया। उसने अपने हाथ में उन गुब्बारों को पकड़ा हुआ था और एडी को देखकर अपनी उसी डरावनी हंसी के साथ हाथ हिलाने लगा। एडी अब और बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने अपने शरीर की पूरी ताकत झोंक दी और वहाँ से चीखते हुए मेन रोड की तरफ भाग निकला। खैर, अब बारी बेवरली की थी। वह अपने घर के बाथरूम में थी। तभी उसे सिंक की नाली से बच्चों के रोने की आवाजें सुनाई देने लगी। वह झुककर उस नाली के अंदर देखने की कोशिश करती है, लेकिन ठीक तभी सिंक के अंदर से खून का एक विशाल फव्वारा फूट पड़ता है। देखते ही देखते पूरे बाथरूम की दीवारें और बेवरली खुद खून से लथपथ हो जाती है। वह डर के मारे चीख उठती है। शोर सुनकर उसके पापा दौड़कर बाथरूम में आते हैं। बेवरली डरते हुए सिंक की तरफ इशारा करती है, लेकिन उसके पापा को वहाँ कुछ भी दिखाई नहीं देता। उनके लिए बाथरूम बिल्कुल साफ था। वे बेवरली को डांट कर वहाँ से चले जाते हैं। बेवरली समझ जाती है कि यह शैतान सिर्फ बच्चों की आंखों को ही दिखाई देता है। बड़ों की आंखों पर उसने जैसे कोई पर्दा डाल दिया है। अब उसके पास एक ही रास्ता बचा था, लूजर्स क्लब। अगले दिन वह बिल और बाकी दोस्तों को बुलाती है। सभी लड़के बेवरली के घर पहुँचते हैं और सब मिलकर उस खून से सने बाथरूम को साफ करते हैं। इस घटना ने उन सातों को हमेशा के लिए एक कर दिया। अब वे अकेले नहीं थे, अब वे एक टीम थे। उसी रात बिल को अपने घर के बेसमेंट से पानी गिरने की आवाज आती है। वो जल्दी से नीचे जाता है, जहाँ घुटनों तक गंदा पानी जमा हो गया था। अंधेरे में उसे अपना मरा हुआ भाई दिखता है, वही पीला रेनकोट और वही मासूम चेहरा। वो बिल को बुलाता है। बिल का मन पिघलने लगता है, पर उसे याद आता है कि जॉर्जी तो बहुत पहले मर चुका है। तभी बिल पीछे हटने लगता है और देखते ही देखते जॉर्जी का चेहरा गलने लगता है। वो एक भयानक आवाज में चिल्लाता है और तभी पानी के अंदर से पेनीवाइज एक भूखे जानवर की तरह निकलकर बिल पर झपट पड़ता है। बिल की चीख निकल जाती है और वो जान बचाकर ऊपर की मंजिल पर भागता है और दरवाजा बंद कर देता है। वह बाल बाल बच जाता है, लेकिन अब उसे पूरा यकीन हो गया है कि उनका दुश्मन कोई इंसान नहीं बल्कि एक भयंकर शैतान है। अब लूजर्स क्लब के सभी दोस्त बिल के गैरेज में इकट्ठा होते हैं। बिल उन्हें प्रोजेक्टर पर शहर का पूरा मैप दिखाता है। वह उन्हें समझाता है कि जहाँ जहाँ बच्चे गायब हुए हैं वे सभी जगह शहर के सीवर सिस्टम से जुड़ी हैं और सारी लाइनें एक ही जगह जाकर मिलती हैं, उसी पुराने खंडहर घर में जहाँ एडी ने उस बीमार आदमी को देखा था। इसका मतलब था कि वो शैतान उसी घर में रहता है। ठीक तभी अचानक प्रोजेक्टर अपने आप चलने लगता है और उसमें बिल के परिवार की पुरानी तस्वीरें दिखने लगती हैं। पहले तो वे बिल्कुल नॉर्मल थी, लेकिन फिर स्लाइड बहुत तेजी से बदलने लगती है और मशीन कंट्रोल से बाहर हो जाती है। बच्चे डर जाते हैं। माइक प्रोजेक्टर पर लात मारता है, पर फिर भी वो बंद नहीं होता। शैतान ने मशीन पर कब्जा कर लिया था। स्लाइड चलते चलते एक तस्वीर पर आकर रुक जाती है। वो बिल की माँ की फोटो थी। देखते ही देखते फोटो में माँ के बाल हवा में उड़ने लगते हैं और पीछे बालों के बीच से धीरे धीरे वो भयानक जोकर अपना चेहरा बाहर निकालता है। वो स्क्रीन के अंदर से हंस रहा था, इससे पहले कि बच्चे कुछ समझ पाते। प्रोजेक्टर की लाइट बंद हो जाती है और उस अंधेरे के बीच वो जोकर एक विशाल रूप लेकर स्क्रीन से बाहर कूद पड़ता है। सभी बच्चे डर के मारे पीछे गिर जाते हैं। वहाँ भगदड़ मच जाती है और जैसे ही वो बेवरली को पकड़ने वाला होता है तभी कोई गैरेज का दरवाजा खोल देता है। रोशनी अंदर आती है और वो जोकर गायब हो जाता है। अब इन बच्चों को यकीन हो गया था कि ये कोई वहम नहीं बल्कि हकीकत थी और वो उन्हें मारने के लिए आया था। तो डर को खत्म करने के लिए इस लूजर्स क्लब ने फैसला किया कि वे उस शैतान के घर में घुसकर उसे ही खत्म कर देंगे। अब बिल, रिची और एडी उस घर के अंदर चले जाते हैं, जबकि बाकी दोस्त बाहर पहरा देते हैं। घर के अंदर भयानक सन्नाटा था। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं घर उनके साथ खेल खेलना शुरू कर देता है और ये तीनों दोस्त एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। रिची एक ऐसे कमरे में पहुंचता है जहाँ बहुत सारे जोकर के पुतले रखे थे। वहाँ उसे एक ताबूत दिखता है और जब वो उसे खोलता है तो उसमें उसे अपनी ही लाश दिखाई देती है। रिची डर के मारे चीख पड़ता है, लेकिन उसकी आवाज कमरे के बाहर नहीं जा पाती। दूसरी तरफ एडी फर्श टूटने की वजह से सीधा किचन में जा गिरता है, जिससे उसका हाथ टूट जाता है और वो वहाँ अकेला फंस जाता है। तभी वहाँ रखा पुराना फ्रिज अपने आप हिलने लगता है और जैसे ही उसका दरवाजा खुलता है अंदर से पेनीवाइज अपनी टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों को सीधा करते हुए बाहर निकलता है। एडी चिल्लाता है, लेकिन जोकर उसका गला दबा देता है। जोकर एडी को मारने के लिए अपना मुंह खोलता है। तभी बिल और रिची वहाँ पहुँच जाते हैं। जोकर एडी को छोड़कर अब बिल की तरफ बढ़ता है, लेकिन ठीक तभी बेवरली वहाँ आ जाती है और पूरी ताकत से एक लोहे की रॉड जोकर के मुंह में घुसा देती है। जोकर को पहली बार दर्द का एहसास होता है और उसका चेहरा फट जाता है। उसने उम्मीद नहीं की थी कि बच्चे उसे पलटकर मार भी सकते हैं। वो लड़खड़ाते हुए बेसमेंट के अंधेरे कुएं में कूदकर गायब हो जाता है। बच्चे इस बार तो जीत गए, लेकिन एडी बुरी तरह जख्मी हो गया था। वे समझ जाते हैं कि यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, इसलिए अपनी जान बचाकर सभी दोस्त उस शापित घर से बाहर निकल आते हैं। सबकी हालत बहुत खराब थी, लेकिन बिल की आंखों में अब भी उस शैतान को खत्म करने की जिद थी। बिल अपने दोस्तों को समझाने की कोशिश करता है कि वो शैतान अब घायल है और अगर वे पूरी तैयारी के साथ वापस जाएं तो उसे मार सकते हैं। लेकिन बिल की बात सुनकर रिची के सब्र का बांध टूट जाता है। वो गुस्से में बिल पर चिल्लाता है कि उसकी पागलपंती की वजह से आज एडी की जान जा सकती थी। बहस इतनी बढ़ जाती है कि दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है और बाकी दोस्त बीच बचाव करके उन्हें अलग करते हैं। रिची गुस्से में अपनी साइकिल लेकर वहाँ से चला जाता है और धीरे धीरे माइक, स्टैन और बेन भी सिर झुकाकर वहाँ से निकल जाते हैं। लूजर्स क्लब बुरी तरह टूट जाता है। कुछ हफ्ते बीत जाते हैं और ग्रुप अभी भी बिखरा हुआ था। बिल को अपनी गलती का एहसास होता है और वो माफी मांगने बेवरली के घर जाता है, लेकिन बेवरली के घर का दरवाजा पहले से ही खुला था। बिल डरते हुए अंदर कदम रखता है जहाँ एक अजीब सा सन्नाटा था।
बिल धीरे धीरे बाथरूम की तरफ बढ़ता है जहाँ पिछली बार खून का फव्वारा छूटा था। जैसे ही वो बाथरूम की तरफ देखता है उसकी रूह कांप उठती है क्योंकि छत पर ताजे खून से एक डरावना मैसेज लिखा था। बिल समझ जाता है कि वो शैतान बेवरली को उठा ले गया है और यह एक वार्निंग थी कि अगर उन्होंने उसका पीछा किया तो वे भी मारे जाएंगे। लेकिन बिल अब डर नहीं रहा था, उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसका अब एक ही मकसद था, लूजर्स क्लब को फिर से इकट्ठा करना और बेवरली को जिंदा बचाकर लाना। बिल दौड़कर अपने दोस्तों के पास जाता है और उन्हें बताता है कि शैतान बेवरली को ले गया है। ये सुनते ही उनके बीच का गुस्सा, डर और पुरानी कड़वाहट एक पल में खत्म हो जाती है। वे अपनी सहेली को बचाने के लिए तुरंत उस शापित घर पहुंच जाते हैं। माइक अपनी बोल्ट गन ले आया है और बाकी दोस्तों ने भी लोहे की रॉड और पत्थर उठा लिए हैं। लूजर्स क्लब अब फिर से एक हो गया है, लेकिन अब उनके पास रोने का कोई वक्त नहीं था। इसलिए वे सातों पूरी तैयारी के साथ फिर से उस घर के बेसमेंट में चले जाते हैं। वहाँ एक पुराना और गहरा कुआं था जो सीधा शहर के गंदे गटर और उस शैतान की दुनिया में जाकर मिलता था। अंदर से मरे हुए इंसानों की सड़न वाली बदबू आ रही थी। आखिरकार हिम्मत करके वो सातों दोस्त रस्सी की मदद से उस गहरे कुएं के अंदर उतर जाते हैं। वे एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां से आज तक कोई भी जिंदा वापस नहीं आया। वहां का नजारा देखकर उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं क्योंकि वहां लाशों का ढेर था जो हवा में झूल रहा था। ये सब वही बच्चे थे जो पिछले कई सालों से शहर से गायब हुए थे। उन सब के बीच बेवरली भी हवा में बेहोश तैर रही थी। उसकी आंखें सफेद पत्थर जैसी हो गई थी और वो किसी जिंदा लाश की तरह लग रही थी। बेन और बाकी दोस्त मिलकर हवा में तैरती बेवरली को नीचे खींचते हैं और किसी तरह उसे होश में लाते हैं। तभी वे ध्यान देते हैं कि बिल वहाँ नहीं है। वे बिल को ढूंढते हुए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बिल अपने छोटे भाई जॉर्जी के सामने खड़ा है। जॉर्जी रोते रोते बिल से कह रहा है, तुम मुझे लेने क्यों नहीं आए भैया, मैं घर जाना चाहता हूँ। बिल का मन एक बार फिर पिघलने लगता है, लेकिन उसे एहसास होता है कि ये उसका भाई नहीं है बल्कि वो शैतान उसे फिर से धोखा देने आया है। इसलिए इस बार बिल देर नहीं करता और बोल्ट गन तानकर जॉर्जी के सिर पर गोली चला देता है। गोली लगते ही उसकी लाश जमीन पर गिर जाती है, लेकिन कुछ ही देर में वो तड़पने लगता है और अचानक उस भयानक जोकर में बदल जाता है। अब वो शैतान बिल के ऊपर चढ़ जाता है और उसे जान से मारने की कोशिश करता है। बाकी सभी दोस्त उसे बचाने के लिए दौड़ते हैं और सब मिलकर उस शैतान के ऊपर झपट पड़ते हैं। शुरू में तो वो शैतान बहुत ताकतवर था, उसने सबको उठाकर दूर फेंक दिया जिससे सब काफी डर गए। अब जोकर बिल को दबोच लेता है और बाकी दोस्तों को धमकी देता है, तुम यहाँ से चले जाओ, मैं सिर्फ इसे रखूंगा और तुम सबको माफ कर दूंगा। लेकिन वे अपने दोस्त बिल को छोड़कर जाने वाले नहीं थे। वे अपनी पूरी हिम्मत जुटाते हैं और इस बार लोहे की रॉड और लाठी डंडों से पूरी ताकत लगाकर चारों तरफ से जोकर पर हमला कर देते हैं। जोकर उन्हें डराने के लिए बार बार अपना रूप बदलता है और उनके सबसे बड़े डरों को सामने लाने की कोशिश करता है ताकि बच्चों को काबू कर सके। लेकिन इस बार कोई भी बच्चा नहीं डरा, उनका डर अब खत्म हो चुका था। और जब शिकार डरना बंद कर देता है तब शैतान कमजोर पड़ जाता है। पेनीवाइज का शरीर टूटने लगता है। वह पहली बार खुद डर जाता है और जख्मी होकर अपनी जान बचाने के लिए वहाँ बने एक अंधेरे गड्ढे में कूद जाता है। उस शैतान के गहरे गड्ढे में गिरकर गायब होने के बाद वहाँ शांति छा जाती है। बिल को वहाँ कीचड़ में अपने भाई का वो पीला रेनकोट मिलता है। वो उस रेनकोट को गले लगाकर रोते हुए उसे हमेशा के लिए विदा कह देता है। अब उसे पूरा यकीन हो गया है कि जॉर्जी अब कभी वापस नहीं आएगा। वो सभी दोस्त जो बहुत थके हुए और जख्मी थे एक दूसरे की मदद करते हैं और उस बदबूदार गटर से बाहर निकल आते हैं। कुछ दिनों बाद सभी दोस्त एक मैदान में मिलते हैं। वहाँ बेवरली उन्हें बताती है कि जब वो बेहोश थी तब उसने देखा कि वो शैतान मरा नहीं है, वो सिर्फ सो गया है और वो फिर से 27 साल बाद वापस आएगा। इसलिए वे सब कसम खाते हैं कि अगर वो जोकर दोबारा वापस आया तो वे भी वापस आएंगे और उस जोकर को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। इसके बाद एक एक करके सब अपने अपने रास्ते चले जाते हैं।